मीडिया तो छोटी चीज़ नहीं है, सरकारें गिराती और बनाती है आजकल सोशल मीडिया। आप भाई जितना पहले हमारे यहाँ गुरुकुल की व्यवस्था थी, अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो विलुप्त होती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पहले जो हमारा सिस्टम था, जिस स्कूल में अगर हम पढ़ते हैं कि जिस स्कूल में सुदामा ही जाते थे, उस स्कूल में कृष्ण जाते थे, एक राजा का बेटा और एक गरीब का बेटा। ऐसी वर्तमान परिस्थिति में क्या आपको लग रहा है कि जिस स्कूल में हमारे एमपी एमएलए के बच्चे जाते हैं, क्या उस स्कूल में हमारे मजदूर के या जो किसान के बच्चे जाते होंगे? सर, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं। आज देखा जाए तो गरीब और अमीर की स्थिति है। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलना चाहूँगा। अपना ये फार्मा का बहुत बड़ा माफिया है, जिसे टक्कर लेना मैं तो कह रहा हूँ देश के बस की भी नहीं है इस समय। हर हर महादेव। प्रिय बंधु, मैं आपका अपना उज्ज्वल से रहा हूँ। चलिए, हर बार मैं किसी न किसी आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूँ जो कहीं ना कहीं जिससे हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है। ऐसे ही आज मैं बात करूँगा, हमारे बीच में मनीष चंद्र रस्तोगी जी हैं, जो हमारे SAP ERP पार्टनर मैनेजर हैं, जिनकी अपनी जो कंपनी है वो जर्मनी में है और जो वर्किंग ऑफिस है वो उनका US में है। आज थोड़ा सा आज हमारे बीच में मनीष जी हैं, थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि देश में जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन बोड़ाकोटी जी हैं, जो पिछले 25 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं देश में शिक्षा, चिकित्सा एक समान और फ्री हो, इस इक्वालिटी को लेकर क्या कहेंगे? आज जिस तरीके से देश में टेररिज्म का जो माहौल है ना, इस माहौल को लेकर क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से उनका अपना जो प्रयास है बोड़ाकोटी जी का कि देश में पढ़ाई और दवाई एक समान और फ्री होनी चाहिए, इस बात से आप कितना संतुष्ट हो सर? ये तो सबसे पहली चीज़ है, पढ़ाई और शिक्षा। पढ़ाई अगर नहीं होगी तो आपका दिमाग नहीं खुलेगा और आप एक किसी देश के कंट्री में किसी भी रह रहे हो आप, वहाँ पर आप ना समझ पाओगे ना कुछ देश को दे पाओगे। पढ़ाई तो अति आवश्यक है। जहाँ तक बात आती है जागरूकता की, जागरूकता तभी आएगी जब आप शिक्षक हो या फिर कुछ शिक्षकों के साथ बैठ रहे हो जिनसे आप कुछ सीख रहे हो। और दवाई, बीमार पड़ता ही है इंसान, मौसम बदलता है, अभी गर्मी ले लीजिए, उसकी वजह से कितनी बीमारियाँ आ रही हैं। आप बाहर जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर आपको एक चिकित्सालय नहीं है आपके आसपास, या डॉक्टर नहीं है, या कोई पतंजलि का ही, मैं तो ज़्यादातर विश्वास करता हूँ पतंजलि। जिस तरीके से आपने पतंजलि का एक नाम लिया, कहीं ना कहीं पतंजलि को लेकर एक देशभक्ति भावना भी आती है। जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं जो हमारी आयुर्वेद है वो उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ। धीरे धीरे कहीं ना कहीं उन पर भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस उठ रहे हैं, एलिगेशंस लग रहे हैं मेडिसिन को लेकर, है ना, उनके प्रोडक्ट्स को लेकर। आपका अपना क्या मानना है? उन्हें ज़बरदस्ती इस चीज़ में फंसाया जा रहा है या वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ खेल है? देखिए, इसकी कहानी बहुत पीछे से आती है। मैं वहाँ से पकड़ना चाहूँगा जहाँ से आपको अच्छी तरह से याद होगा। भांग एक बहुत ही अभिन्न अंग था आपके चिकित्सा का। अंग्रेज़ों ने आकर उसे ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म किया? क्योंकि उसके जो प्रयोग से हमारी बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती थी। उन्होंने उस भांग को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो नशे की चीज़ है, ये दवाई में प्रयोग नहीं कर सकते। धीरे धीरे करते करते सारे लोग जितने भी एलोपैथी में आ गए। अब एलोपैथी में आ गए, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलना चाहूँगा। अपना ये फार्मा का बहुत बड़ा माफिया है, जिसे टक्कर लेना मैं तो कह रहा हूँ देश के बस की भी नहीं है इस समय। तो उसी के कतार में चल रही हैं ये सारी बातें। अगर आप बात करेंगे तो बहुत लंबी बात चली जाएगी। छोटी सी बात यही है कि ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेदा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आपको बिना बीमार डाले आपके शरीर को अंदर से इतना मजबूत करती है कि आप बड़ी से बड़ी बीमारी को लड़ सकें। सर, थोड़ा सा मैं एजुकेशन सिस्टम में आना चाहूँगा अपने। क्या लग रहा है जिस तरीके से जो विभिन्न प्रकार के आज जैसे बोर्ड बन रहे हैं, देश एक है, नेशन एक है हमारा, है ना, लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं हमारी मदर टंग हमारी हिंदी कही जाती है। लेकिन आज आप राजस्थान में जाओगे राजस्थान बोर्ड, यूपी में जाओगे यूपी बोर्ड, उत्तराखंड में जाओगे उत्तराखंड में UK बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड। मतलब जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में इतना ज़्यादा एक डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, इसको लेकर आपका अपना क्या मानना है सर? CBSE बोर्ड हो गए, प्राइवेट बोर्ड हो गए, अदर बोर्ड हो गए, है ना, बच्चा मतलब देश की इकोनॉमी को लेकर या जैसे देश के विकास, जैसे हम फ़ॉरेन की बात करूँगा, वहाँ चाहे एक मज़दूर का बच्चा हो या एक किसान का बच्चा हो, एक डॉक्टर का बच्चा हो या एक टीचर का बच्चा हो,
मतलब सबको एजुकेशन उनके लिए एक चीज़ है, बेशक उनका लैंग्वेज का अंतर हो सकता है, लेकिन अगर फर्स्ट क्लास में जो उसे पढ़ाया जा रहा है अगर वो दूसरे स्टेट का है तो उसे भी वही पढ़ाया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो शिक्षा आईसीएसई बोर्ड में है वो सीबीएसई बोर्ड की अलग है, यूपी बोर्ड की अलग है। तो इस चीज़ को लेकर देश की प्रगति में मतलब ठीक है या इसमें आपका अपना क्या मानना है? इसके लिए एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। देश की हिस्ट्री, ठीक है, मेरे देश में क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, उसको जानने के लिए क्या मैं यूएस में पढ़ाई करूँगा? मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिए। वहाँ पे यूएस की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसकी सर्टिफिकेशंस देती हैं, इसकी डिग्री देती हैं। मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी है तो अपने देश के लोगों से पढ़ूंगा, जो यहाँ पे जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके बच्चे हैं, जिन्होंने जीवन यहाँ पे व्यतीत किया, उनसे पढ़ूंगा। ये तो मैं कहूँगा बिजनेस है। उसके उलट अगर आप बात करें, आपको सच में शिक्षा अगर चाहिए तो अपने देश से अच्छा कोई नहीं है। पैसे भी नहीं लगते इतने, मैं जहाँ तक कंपेयर अगर करूँगा बाहर का और यहाँ का। बाहर से बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ पे पूरे जीवन व्यतीत करते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन भी देखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनको कुछ मिलता नहीं है, पूरा का पूरा जीवन भी बदल जाता है उनका देख के। और अगर आप बात करें अलग अलग पद्धतियाँ हैं, ये पद्धतियाँ और कुछ नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि 2+2 4 होता है, दूसरा बोलेगा कि 1 2 3 4 करके गिनो, आपको वही रिजल्ट मिल जाएगा। ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचने के तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो मेरे पुरखे लेते हुए आए हैं, जो हमारे देश की पुराने पद्धति चल रही है, जो हमारी स्क्रिप्ट्स हैं पुरानी, उन्होंने इतना अच्छा इतिहास रहा है, उसको क्षीण करके, उसको ख़त्म करके अब नई पद्धति पकड़ लो। मैं तो उसके फेवर में नहीं हूँ। हमारे देश में अभी आप जो देखो, जिस तरह से मोदी जी संभाल के रखे हैं, जिस तरह से हमारा नाम हो रहा है, जिस तरह से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, जिस तरह से हमें नौकरियाँ मिली हुई हैं यहाँ पे। बाहर अगर देखेंगे तो अभी इन्फ्लेशन का टाइम है, मतलब वहाँ पे नौकरियाँ भी नहीं है, ये ऐसी परिस्थिति है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इंटरनेशनल टीम्स के साथ काम करता हूँ। वहाँ पे नौकरियाँ जाना एक बहुत, लोगों को दिन में 2-2 हज़ार लोगों को निकाला जा रहा है, ये परिस्थिति है। और यहाँ पर नई कंपनी खुल रही है, नए जॉब निकल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर आपको दुनिया भर में आप चले जाए नहीं मिलेगा। जैसे आप बाहर के भी, जैसे आपने बताया कि जो इंटरनेशनल लोगों के साथ उनका जो टीम वर्क होता है, तो उन लोगों की नज़रों में हमारे देश की छवि कैसी है? बहुत सराहनीय है। और दिन पर दिन कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा ज़रूर मिलता है जो देश से हमारे सीखते हैं। क्या कारण था कि हमारे मंदिरों में घूमते थे ये लोग, यहाँ पे रहते थे सालों साल, उसकी फ़ोटोग्राफी करते थे, उसकी डिजिटल मेकओवर करते थे और लेके जाते थे वहाँ पे, पढ़ते थे, फिर लैब में देखते थे, यहाँ का सब सीखा हुआ लेके जाते थे। हम लोगों ने, हमारे कुछ घटनाएं घटित हो गई जो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन जितना शिक्षा का भंडार, जितने हमारे ग्रंथ हमको दे सकते हैं, उससे अच्छा मुझे तो दिखता नहीं कहीं पर भी दुनिया में हो। अगर आपने जैसे ग्रंथ कहा, तो ग्रंथ में आप सबसे पवित्र किसे मानते हो आप? गीता, भगवत गीता से अच्छा तो मतलब जीवन का सार है। अगर आपने भगवत गीता पढ़ ली तो आपको ये समझ में आ जाएगा कौन से समय में क्या करना चाहिए, किससे कैसी बात करनी चाहिए, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। गीता पढ़ना तो मैं समझता हूँ हर एक के लिए आवश्यक है। क्या गीता को जो हमारे स्कूल के सिलेबस हैं, है ना, अगर जैसे हमारी वो दिनचर्या में जिस तरीके से वो हमारी महत्वपूर्ण रखती है, क्या धीरे धीरे उसके कुछ पॉइंट्स हमारे बच्चों को स्टडी में उन्हें ऐड करना चाहिए? इसमें कुछ उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा? इसमें आपकी अपनी क्या ओपिनियन है? बिल्कुल करना चाहिए, और एक मैंडेटरी होना चाहिए सब्जेक्ट उसमें। कम से कम 2 साल तो बच्चा पढ़े, उसके कम से कम 50 12वां अध्याय और 11वां अध्याय तो उसके जीवन में आना चाहिए। इतना सरल है वो, और उसका उच्चारण उससे आगे आ जाए तो एक तो पहली बात हिंदी उसको आएगी, अपने जिसे कहते हैं ज़मीन से जड़ें उसकी ज़मीन पक्का, उसकी जो फाउंडेशन होती है वो मजबूत होगी उसकी। तो बच्चे को 2 साल तो कम से कम देना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में, आप जैसे टेक्नोलॉजी को ही कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हो, थोड़ा सा इस बारे में पूछने का प्रयास करूँगा। जैसे आज रीडिंग है, वो कहीं ना कहीं हमारी हैबिट्स हमसे दूर होती जा रही है। बच्चे आज आप देख लो, जो छोटे से बच्चा लेकर लेकिन बड़े से लेकर रोड पे भी जा रहा है तो उसको फ़ोन है। इसका मतलब इस टेक्नोलॉजी का आप कितना मिसयूज़ समझते हो, कितना यूज़ समझते हो हमारी अपनी पर्सनल ज़िंदगी में सर? देखिए, पढ़ तो वो रहा ही है, किताब से नहीं पढ़ रहा था, मोबाइल से पढ़ रहा है। अब क्या पढ़ रहा है वो बात अलग है। स्कूल है, कॉलेज है, मेरा बेटा है, किताबों को हाथ नहीं लगाता, मगर उसको सब ऑनलाइन मिल जाता है। फ़ायदे हैं, नुकसान भी है। अपना स्वास्थ्य ख़राब कर रहे हैं, एक जगह बैठे हैं, और इतना
सूचना का विस्तार हो चुका है कि उसमें बच्चा उलझ जाता है कई बार, मैंने ये देखा। तो अगर मान लीजिए अपना कोर्स की किताब पढ़ रहा है, कोर्स की पढ़ा जगह उसके बेटे का, उसके दोस्त का अगर कोई मैसेज आ गया, उसका ध्यान फ़ौरन उधर चला जाएगा, तो बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। एक तो नुकसान ये, किताब अगर पढ़ रहा है तो और कुछ होगा नहीं, किताब ही दिखेगी उसको, पढ़ेगा, फोकस उसका रहेगा। दूसरी बात अगर आती है, बात करेंगे, आँखें कमज़ोर होती हैं, उसकी जो रेज़ निकलती हैं उससे शरीर को नुकसान होता है। वाईफाई की रेज़ है, उससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। नुकसान तो हैं बहुत सारे। अब मैं इसका जवाब मैं आपको एक चीज़ और से दे देता हूँ। बिजली थी और टेस्ला ने बिजली निकाली थी, वो सबको फ्री मिल जाती थी खाली वेव से, ये तारों चक्कर ही नहीं होता था। क्यों किया गया? क्योंकि उसका बिज़नेस कैसे बनता, उससे पैसे कैसे, मीटर कैसे लगाया जाता। बहुत बड़ी कहानी है, कभी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तो ये सब तो खैर बिज़नेस ही है, पैसा नहीं घूमेगा तो सरकार कैसे चलेगी। जिस तरीके से इन्होंने एजुकेशन मैनेजमेंट को लेकर भी एक काफ़ी अच्छा हमारे बीच में बात रखी, थोड़ा सा सर सोशल मीडिया को आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो? आज के टाइम में सोशल मीडिया, आज जो यूथ है 99% आज जो अपना टाइम है वो स्पेंड है, वो अपना जो कैरियर समझता है वो सोशल मीडिया पे समझता है। क्या लग रहा है? सोशल मीडिया तो छोटी चीज़ नहीं है, सरकारें गिराती और बनाती है आजकल सोशल मीडिया। आप भाई जितना बीजेपी ने, जितना भाजपा ने सोशल मीडिया का उपयोग किया है, मुझे नहीं लगता किसी ने किया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, इसी से शिक्षित हो रहे हैं, इसी से जागरूकता फैल रही है, बहुत अच्छी चीज़ है। मगर इसमें एक बहुत बड़ी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है। इसमें एक सबसे बड़ी कमी क्या है, इसका जो डेटा का सेंटर है वो यूएस में है, हमारे इंडिया में नहीं। हमारे इंडिया में नहीं है। और उसे करते करते भी बहुत समय लगेगा। अगर आज से शुरू करेंगे तो हो सकता है 5 साल में हो जाए, मगर शुरुआत करनी ज़रूरी है, ये होना चाहिए। उसकी शुरुआत भी नहीं हुई सर। अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। प्लान है लोगों के पास, जागरूक है, ऐसे लोग हैं जिनके पास आइडिया है, वो क्रिएटिव हैं, वो कर सकते हैं, मगर उन्हें मौका नहीं दिया। क्या लग रहा है सर, जैसे अभी अपने आइडिया और क्रिएटिव की बात करी, कहीं ना कहीं जितनी भी बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे IBM हो, नासा हो, है ना, माइक्रोसॉफ्ट हो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो सब उसमें इंडियंस ही 35% 35%, है ना। लेकिन हमारे ही देश में हमारे जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, नेटवर्किंग में हों, चाहे साइंटिस्ट लेवल पे हों, चाहे ऑफिसर रैंक में हों, हमारे देश में क्यों नहीं रुक पाते सर? क्या कारण लग रहा है इसके पीछे? नहीं, ये पुरानी बात है। अब तो खैर वहाँ पर जॉब ही नहीं है इतना, तो डेफिनेट सी बात है वो यहीं पर आएंगे। ब्रेन ड्रेन एक स्थिति थी जिसमें मजबूरी में या तो नौकरी नहीं है, या फिर यहाँ पे स्कोप नहीं है, या इतने पैसे नहीं है यहाँ पर, बाहर जाते थे। अगर बंदे कोई टॉपर्स हैं, मान लीजिए हमारे कॉलेज के टॉपर है कोई, तो उसका कैंपस इंटरव्यू हो जाएगा और उसको सीधा बाहर जॉब मिल जाएगी। अब जिसको यहाँ देश में रह के पढ़ा, जो देश को बना सकता था, वो आज बाहर जाके सॉफ्टवेयर कोड उनके लिए बना रहा है, वो तकनीक उनके लिए बना रहा है। उसको तो अपनी सैलरी मिल जाएगी, मगर जो तकनीक तो है वो तो उन्हीं की रहेगी ना, वो उनके लिए करके आ जाएगा। जो पढ़ाई यहाँ पे करी थी वो वहाँ पे प्रयोग में आएगी, उनके काम आएगी। हमारा कितना गंभीर नुकसान है, कितना गहरा नुकसान है, वो बाद में पता लगता है जब देश आगे बढ़ नहीं पाता। क्यों? यंग जनरेशन चली गई है बाहर, इसे ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। आज की स्थिति क्या है, सरकार जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दी है, जिसकी वजह से सपोर्ट बहुत है उसको। आज आपके दिमाग में एक अच्छा आइडिया है, आप शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप्स आप शुरू कर दो, आप आत्मनिर्भर हैं, सरकार आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। ओपन हैंडेडली आप जाइए, आप अपना पैसा लगाइए और शुरू करिए उसका। तो परिस्थितियाँ बदल रही हैं यहाँ उत्तराखंड में ही नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे देश में ही बदल रही है स्थिति। क्या लग रहा है जो आज मोदी जी हैं वो सोशल मीडिया की ही देन है सर? हाँ गलत नहीं है। देखिए भले ही अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, जितना भी देश में नाम चमका है, जो उन्होंने हमारे अभी दिख रहा है भविष्य, जो आज मतलब मैं ग्लोबल लोगों के साथ बैठता हूँ, लीडर्स के साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ, जिस तरह से वो जिस सम्मान से आज मुझसे बात करते हैं, वो खुद बोलते हैं कि वेयर इज़ योर मोदी टुडे, गर्व से छाती फूल जाती है। लेकिन जो हमारे ही देश के हैं वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जिस तरीके से भी मोदी जी ने अपना स्टेटमेंट दिया कि इस बार हम 400 पार करेंगे, कि 400 पार तो पता नहीं, पर हाँ ये है कि 400 फीट नीचे गड्ढे में ज़रूर गिरेंगे। मतलब इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आते हैं। वहीं जिस तरीके से हमारे यहाँ राम मंदिर भी बना, राम मंदिर को भी बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है टेररिज्म को लेकर। अभी चाहे आपका जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से वहाँ माता वैष्णो देवी के धाम पर, है ना, वहाँ बस पर जो हमला हुआ,
किस तरीके की एक सोच है, क्या एक मानसिकता देश में बनाई जा रही है, क्या लग रहा है सर आपको? प्रोपेगेंडा है ये। अच्छा देखिए, दूसरी पहली बात आपने ये बोली थी कि बीजेपी का को वोट शेयर कम मिला कई जगह, तो उनके दिमाग में विस्तार था इस समय, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, उनके दिमाग में विस्तार था, ज़्यादा 60% वोटें लेना नहीं था मेरे हिसाब से। उनके पास स्टेट ज़्यादा आए हैं इस बार, आप काउंट करेंगे कहीं कहीं पे तो बिल्कुल क्लीन स्वीप किया उन्होंने, वो बहुत अच्छी स्थिति है। आने वाले समय में और लोग साथ में आएंगे। अब ईद आने वाली है, ईद पर भी योगी जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि रोड पर इस तरीके की कुर्बानियाँ नहीं दी जाएंगी, इससे आहत होती है ना। जो दूसरे मतलब सनातन धर्म है, जो उनके लोग मानने वाले लोग हैं ना, और इस तरीके की जो साफ़ सफाई को लेकर भी उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि खाली ये एक हम लोगों के लिए ही है। इसमें आपका अपना क्या मानना है सर? देखिए ये मैंने भी देखे थे वीडियोज़ उनके, उसमें उन लोगों ने खुद माना है। मैं मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने खुद बोला है गंदगी नहीं करनी चाहिए। अब ये हलाल कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, तो वो पर्दे में करेंगे और वो खुद एग्री कर रहे हैं। समस्या वहाँ पैदा होती है जब इन लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। अब उन लोगों की क्या बात कर रहे हैं, आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर दोगे तो वो गलत करे चाहे सही करे, जो जैसी यथा परिस्थिति है वैसे ही काम करेगा वो। तो मैंने जितने वीडियो देखे हैं उसमें तो वो संतुष्ट लग रहे थे कि हाँ सफाई से काम करेंगे, अपना त्यौहार मनाएंगे पूरा, और किसी को भी कोई भी द्वेष नहीं आए दिल में, किसी को भी कोई समस्या ना हो, वैसा काम करके हम अपना त्यौहार संपन्न करेंगे। बहुत अच्छा लगा था मुझे तो देख के, और ये खुद वो योगी को और मोदी को तारीफ़ कर रहे थे, इसमें कोई ऐसी कमी नहीं थी। जहाँ तक बात आती है सौहार्द खराब करने की देश का, वो तो तभी परिस्थिति बनेगी जब किसी का कुछ ना कुछ इसके पीछे लक्ष्य होगा। आप देखिए दिमाग में लेके चलेंगे कि हमें बंटवारा करना है या हमें तोड़ना है देश को, या किसी तरह से क्षति पहुँचानी है। मोटी सी बातें बताऊं, अगर जैसे पीओके की बात अगर चल रही है तो चाइना और पाकिस्तान का कोलैबोरेशन है वहाँ पे। पाकिस्तान ने वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसका हिस्सा बेच दिया। अब उनके तो ना तो इंटरनेशनल लॉ बोलती है ऐसा करने के लिए, और जो हमारी ज़मीन है वो हमारी ही है, आप कैसे बेच सकते हो उसको। अब उसके लिए कुछ ऐसी स्थिति पैदा करी जाए कि वो वॉर स्टेट आ जाए, तब तो आप जो मर्ज़ी कर लो। तो ये उधर की तरफ इशारा है। और क्या लग रहा है जिस तरीके से अब की बार कहीं ना कहीं जो पूरा विपक्ष है वो एकजुट हुआ है, और जो बीजेपी है कहीं ना कहीं वो अपने दम पर अकेली लड़ी है, हाँ। किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो सर? आने वाले समय में क्या दिख रहा है? ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या ही वो वाली बात है। आप देखिए सब 100 पार्टी एक साथ, 100 पार्टियाँ अगर मेरा नंबर ठीक गलत नहीं है तो, और अकेली बीजेपी, तो आप खुद सोच के बताइए लोगों ने सही चुनाव किया है या नहीं किया है।